जाते जाते हम क्या कर रहे थे, याद है तुम्हें कुछ? कंट्रोल रिएक्शन कर रहे थे, कंट्रोल फिजन रिएक्शन। तो कंट्रोल्ड कैसे होती है? जब 1 to 3 टाइम्स बनते हैं, 1 से 3 हो गए, 3 to 9 हो गए, 3 टाइम्स जब बनते हैं तो हम उनमें से जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट चलता रहता है। इस बेसिस पे आज हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर। सर न्यूट्रॉन्स ऑब्जॉर्ब करते हैं ना? हाँ, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं, क्योंकि उन्हीं न्यूट्रॉन ने आगे कंटिन्यू करना होता है ना रिएक्शन को। यूरेनियम के नेचर में दो मेन आइसोटोप्स होते हैं, 92-235 एंड यूरेनियम 92-238। जब हम ग्राउंड में से यूरेनियम निकालते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.7% होता है, और ये कितना बच गया, 99.3%। फॉर इफेक्टिव यूज इन अ रिएक्टर, यूरेनियम 92-235 की परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 2.5% और ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले हम बड़ी सारी सीरीज ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल रिएक्शंस से इसकी परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं बाय अ सीरीज ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल रिएक्शंस। Percentage of uranium 92-235 is increased up to approximately 2.5 minimum चाहिए हमें, up to approximately 3%. This process is known as enrichment of uranium. Enrichment क्या होता है, आपको क्लियर हो गया? यस सर। 92-235 जो हमारे लिए यूजफुल है, जिससे एनर्जी निकाली जा पाएगी आसानी से, उसकी परसेंटेज को थोड़ा इंक्रीज करना। यहां एक क्वेश्चन नहीं पूछा तुमने, तुम सबको पता मैकेनिकल रिएक्शंस के बारे में? किसी को कोई आइडिया व्हाट इज अ मैकेनिकल रिएक्शन? जब आप दही में चर्नर को ऐसे घुमाते हो तो क्या होता है, फटाफट बताओ, सोचो नहीं इतना। मक्खन बनता है। मक्खन बनता, उसका प्रिंसिपल क्या होता है? वो जब हम टर्न करते हैं उससे हीट रिलीज होती है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सर मक्खन साइड में जम जाता है, फिर हाँ, वो साइड में क्यों चला जाता है? सर वो सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रिंसिपल। हाँ जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उसमें रोल होता है, वो उसको हमने मैकेनिकल रिएक्शन का नाम दिया, क्योंकि ये दो मटेरियल का मास नंबर अलग अलग है तो इनकी डेंसिटी अलग अलग होगी। जब चर्निंग होगी तो हैवी वाली चीज अलग हो जाएगी और लाइट वाली अलग हो जाएगी। सब 11th में हम पढ़कर आए हुए हैं। इन एटम बॉम्ब इससे भी ज्यादा एनरिचमेंट चाहिए, हाईली एनरिच्ड uranium 92-235 is used। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनका नाम ही है सेंट्रीफ्यूज। न्यूक्लियर रिएक्टर एंड पावर प्लांट। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, हार्मफुल रेडिएशंस निकलेंगी, इसके लिए हमें इसकी वॉल को बहुत थिक बनाना है। ये एक थिक कंक्रीट का चैम्बर है। हमारे घर की दीवार कितनी मोटी होती है?
नॉर्मली किसी को कोई आइडिया है? 4-5 सेंटीमीटर। 4-5 सेंटीमीटर तो नहीं, इंचेस बोलो। 1 10 to सेंटीमीटर 1। के करीब होती है या उससे डबल होती है। 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली ये विड्थ होती है। इसकी जो वॉल है वो मैनी मीटर्स थिक होगी और हाई कैटेगरी के आरसीसी से बनी हुई होगी। आपने खुद पढ़ने को जो काम था उसमें था अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज, तो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर पड़ी होगी कि कितनी दूर तक वो रेस पेनिट्रेट कर कर जा सकती हैं, एक्स रेस कितनी दूर तक जा सकती है, हमें उसको क्रॉस करना है, उससे ज्यादा थिकनेस रखनी है। फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए अंदर वाली साइड पर हम एक मेटल की लाइनिंग कर देंगे, मेटल की एक लेयर बना देंगे। एनी आइडिया क्या होने जा रहा है ये मेटल? लेड। लेड। ऑब्वियसली अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा, हम इस लेड की लाइनिंग करेंगे। लेड मोस्ट स्टेबल है, पिछली क्लास में भी थोड़ा सा उस बारे में बताया गया था। ये है आपका आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, वो भी हाई ग्रेड का। ये है आपका लेड की लाइनिंग। अब इसके अंदर हम कुछ रॉड्स डालेंगे। इन रॉड्स को कहेंगे कंट्रोलिंग रॉड्स। इनकी वर्किंग अभी हम समझेंगे। कंट्रोल रॉड्स मेड अप ऑफ कैडमियम और बोरॉन, और इनके बीच में हम रॉड्स किसकी बनाएंगे? ये लेड की तो नहीं, कलर से मिक्सिंग ना हो जाए। ये हम एनरिच्ड यूरेनियम के पीसीस बॉक्सिस रॉड्स रखेंगे। रॉड्स ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम। और इसके अलावा एक काम अभी और करना है हमें, और कलर तो मेरे पास नहीं है तो। सर कंट्रोल रॉड्स ग्रेफाइट की नहीं होती? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, कंट्रोल रॉड्स नहीं है ग्रेफाइट की, हमें कुछ और रॉड्स रखनी है बीच में। ये हैं हमारी ग्रेफाइट की रॉड्स। इनको कहेंगे मॉडरेटर। अब इन सब की वर्किंग समझते हैं। ये है हमारे पास न्यूट्रॉन गन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करेगा। जैसे ही न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी, कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी? न्यूक्लियर यूरेनियम, फिजन। हाँ, 92-235 पर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई। ये न्यूट्रॉन स्लो मूविंग होना चाहिए। हर चीज का रीजन है वाई स्लो मूविंग, अभी देखते हैं। बदले में कौन प्रोड्यूस होगा? बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। बेरियम, क्रिप्टॉन। क्या नंबर था? 5636 या 3656? 3656। प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स फास्ट मूविंग निकलेंगे, प्लस गामा रेडिएशंस, प्लस एनर्जी। ठीक है, ये रिएक्शन आपको साथ में लिख देनी है। जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे ये बनेगा, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, हेंस चेन रिएक्शन स्टार्ट्स। 1 मिलियन न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की तो बदले में कितने बन गए? 3 मिलियन। कैडमियम एंड बोरोन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इजिली न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अगर मान लो हमने ये कैडमियम बोरोन की रोड्स पूरी तरह से अंदर इंसर्ट कर रखी हैं, तो ये सारे के सारे हमने 1 मिलियन थ्रो किए थे, उनसे 3 मिलियन बन गए। ये 3 मिलियन के 3 मिलियन को एब्जॉर्ब कर लेंगी। रिएक्शन का क्या होगा? रुक जाएगा। रिएक्शन रुक जाएगी। और अगर गलती से हमने ये रोड्स पूरी तरह से बाहर निकाल दी तो 1 मिलियन के 3 मिलियन, नेक्स्ट माइक्रो सेकेंड में 3 मिलियन के 9 मिलियन, 27 मिलियन, 81 मिलियन, एकदम से सारे का सारा यूरेनियम
1 सेकंड के बहुत छोटे से फ्रैक्शन में टोटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और ये एटम बम की तरह ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसी दुनिया में कुछ जगहें जहां पर ऐसी गड़बड़ हुई, 3 जगहों के नाम। सर चेरनोबिल, चेरनोबिल। चेरनोबिल आपको याद होगा। जापान में फुकुशिमा, मुझे कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो फुकुशिमा रही है, सर। फुकुशिमा, ठीक है वो। और यूएसए में पहले 3 माइल आइलैंड, 3 जगह पर ये गड़बड़ हो चुकी है। तो इन रॉड्स, ये 1 2 3 रॉड्स नहीं है, ऐसी थाउजेंड्स ऑफ रॉड्स हैं। यहां अंदर सेंसर्स लगे हुए होंगे जो न्यूट्रॉन्स को सेंस कर रहे होंगे। जिस जिस पोर्शन में जैसे जैसे न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा वहां से रॉड को थोड़ा सा अंदर कर दिया जाएगा, और जहां न्यूट्रॉन्स का नंबर कम होगा वहां रॉड कुछ मिलीमीटर बाहर कर दी जाएगी। और ऐसा नहीं होगा कि 10,000 इंजीनियर्स बैठे होंगे, उधर से वो उसको लाउड स्पीकर पर आवाज में, तू अंदर कर, तू थोड़ी सी बाहर कर। ये कौन करेगा ये काम? AI मशीन्स। एआई तो अभी बन रही है। ऑब्वियस सी बात है, सुपर कंप्यूटर से इसको अटैच किया जाएगा या हाई पावर कंप्यूटर से अटैच किया जाएगा, वो सारी चीज पे कंट्रोल करेगा। अगर वो फेल हो गया तो ये भी फेल हो जाएगा। तो हम इसमें रॉड्स को हर समय इतना अंदर रखेंगे कि रिएक्शन विल प्रोसीड एट ए कांस्टेंट रेट, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये डिवाइस जिसमें हमने कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर। बट मैं इस एनर्जी का क्या करूं, उसके लिए हमें आगे आना होगा, दूसरी चीज समझनी होगी। यहां से एक पाइप अंदर एंटर कर रहा है, यहां पर एक मोटर लगी हुई है जो कि वाटर को अंदर को फ्लो करवा रही है। जब इस पाइप में से वाटर फ्लो करेगा और अंदर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, 800 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा? यहां से जब वो स्टीम पानी में बाहर कन्वर्ट हो आएगा, जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट। हम उसके लिए एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम का मतलब है जिसका 100 डिग्री सी नहीं है टेम्परेचर, उससे काफी ज्यादा है। इस स्टीम को हम किस में डाल देंगे? स्टीम इंजन में। स्टीम इंजन की जगह स्टीम टरबाइन में। तो स्टीम टरबाइन की रॉड घूमेगी, स्टीम टरबाइन की उस रॉड को हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? चैप्टर डायनामो। नंबर 6 में पढ़े हुए डायनमो से, और डायनमो से हमारे को वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ठीक है। जब ये स्टीम इस स्टीम टरबाइन में वर्क कर लेगी तो स्टीम का प्रेशर कम हो जाएगा। उस स्टीम को कहां भेज दिया जाएगा? डिवाइस का नाम तुम्हें पता होगा कहीं ना कहीं। कलेक्शन चेम्बर। कंडेंसर में। कंडेंसर में वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। इस तरीके से यहां बनी हुई हीट को, यहां प्रोड्यूस हुई हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज कर लेंगे। ये पूरी डिवाइस जो है, इस पूरी डिवाइस का नाम क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर। वो रिएक्टर तो वो है जहां कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी किया गया है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर पावर प्लांट। प्लांट। अगर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है तो आपको ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उसमें बनाना है। और अगर खाली न्यूक्लियर रिएक्टर आता है तो ये भी चलेगा। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ चीजें हमारी रह गई हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं की। कैडमियम बोरोन की रॉड्स के बारे में हमने बात कर लिया है कि वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मॉडरेटर क्या है ये रह गया। बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे शायद, मुझे हिस्ट्री की इतनी नॉलेज तो नहीं है, फिर भी सुना है। और गांधी जी और गोखले जो थे वो मॉडरेटर्स थे। क्या डिफरेंस होता है मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट में? सर एक्सट्रीमिस्ट एक बात पे सिर्फ मतलब फुल बिलीफ रखते हैं, कुछ ऐसा सा होता है। और मॉडरेटर वो मॉडरेट होते हैं जो प्रोसेस को नहीं, इतनी शोर नहीं मचाओ, इतना गड़बड़ नहीं करो, इतना एक्साइटेड नहीं हो, इतने एक्सट्रीम पर मत जाओ, थोड़ा स्लो रहो। दे आर नोन एज मॉडरेटर्स। यहाँ मॉडरेटर का काम क्या है? जो 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे आफ्टर द रिएक्शन, वो कैसे थे? वो थे फास्ट मूविंग।
बट फॉर रिएक्शन टू कैरी आउट हमें क्या चाहिए? सर स्लो स्लो मूविंग। स्लो मूविंग। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन है वाई? हमें तो उल्टा लगता है भाई, जो फास्ट मूविंग होगा वो ज्यादा तोड़ेगा किसी चीज को। यहाँ ये है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है हमारी कॉमन लाइफ का नहीं हो रहा कि इस बॉडी से इसका कोलिजन हुआ तो जो स्लो गया उसने कम चोट पहुंचाई, जो फास्ट गया उसने ज्यादा चोट पहुंचाई। ये माइक्रोस्कोपिक स्केल पर होने वाले कोलिजन्स हैं। इनमें टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। फास्ट मूविंग के केस में न्यूट्रॉन जाएगा और इमीडिएटली टकराकर वापस आ जाएगा, उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा। ड्यू टू लेस टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? फास्ट मूविंग में लेस टाइम ऑफ कांटेक्ट। जब न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम से टकराएगा तो उसका टच बहुत थोड़ी देर तक रहेगा, इससे ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इफेक्टिव नहीं होगा, पूरी तरह से मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। हेंस हमें क्या चाहिए? स्लो मूविंग। स्लो मूविंग में टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम सफिशिएंटली हो पाएगा। तो फास्ट मूविंग को अगर हम रास्ते में एक मटेरियल डाल दें कि इसमें से पास हो वो, और फिर उसके बाद वो बन जाए स्लो मूविंग, तो ये मटेरियल क्या कहलाएगा? मॉडरेटर। मॉडरेटर के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेफाइट को, हम यूज कर सकते हैं हैवी वाटर को। हैवी वाटर स्टैंड्स फॉर D2O। हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप है ड्यूटेरियम, उसके साथ अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन कर कर वाटर बनाया जाए, हमें देखने में वो नॉर्मल वाटर की तरह ही लगेगा, बट उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाएगी कि वो ऐसा कर सकता है। ज्यादातर रिएक्टर्स किसी रिवर के किनारे पर बनाए जाते हैं दो कारणों से। एक तो हमें पहले ये दिख गया कि यहाँ बहुत लार्ज, ये छोटा सा पाइप है यहाँ देखने में, बट ये बहुत लार्ज अमाउंट में हमें पानी की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए रिवर के किनारे। मोर ओवर हमें ये जो ड्यूटेरियम होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है नेचर में, तो हमें बड़ा सारा पानी चाहिए जिसमें से हम सफिशिएंट ड्यूटेरियम निकाल सकें। तो अगर हम हैवी वाटर यूज करते हैं तो वही हैवी वाटर जो पाइप में घूम रहा है वही आपका मॉडरेटर का भी काम कर सकता है और हीट एक्सट्रैक्टर का भी काम कर सकता है। अगर ग्रेफाइट लगाते हो तो आपको अलग से लगाना पड़ेगा। बाकी ये MSc लेवल से भी बहुत आगे की PhD लेवल की बातें हैं, हमारे को सिर्फ जितना पढ़ लिया ये भी जरूरत से ज्यादा है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। अब न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन प्लस ड्यूटेरियम, 1 and 1 यहाँ 2 आ गया। मटेरियल की पहचान एटॉमिक नंबर से होगी, हीलियम। मास नंबर से? एटॉमिक Atomic नंबर से number। होगी हीलियम। ये मान लो H1 के साथ H1 3 हुआ तो He2 4। मान लो H1 2 के साथ H1 2 हुआ तो He2 4। इन सभी रिएक्शंस में प्लस कुछ अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। बट यहां एक बहुत बड़ा इशू है, हाइड्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ फ्यूज करेंगे तो उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स तो भाग गए। इस हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। तो जब इसका प्रोटॉन इसके प्रोटॉन के साथ जुड़ने लगेगा तो एक फोर्स बहुत जबरदस्त रिपल्शन क्रिएट करेगी। कौन? न्यूक्लियर फोर्स। नहीं, रिपल्शन कौन क्रिएट इलेक्ट्रोस्टैटिक। करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी। डिस्टेंस स्मॉल नहीं है, अनइमेजिनेबली स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है ये फोर्स। इफ डिस्टेंस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एनॉर्मसली लार्ज। ये आपस में फ्यूज हो ही नहीं पाएंगे। इनको अगर आपस में जोड़ना है तो इनको अनइमेजिनेबली हाई काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिपल्शन के बावजूद वो काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेट करवा दे इन दोनों को। वो काइनेटिक एनर्जी देंगे हम हीट से। उसके लिए हमारे को यहां पर मिलियंस ऑफ डिग्री का टेम्परेचर चाहिए।
ठीक है, यस इनमें से कोई एक या दो रिएक्शंस आप याद कर लेना। सर। तो वो अभी जो चाइना ने एक सेकंड, एक आर्टिफिशियल सेकंड, सन एक बना सेकंड। हाँ मैं बता रहा हूँ, खुद ही बता रहा था। स्टेलर रिएक्शंस में भी सेम बट लर्न बुक से दो तीन रिएक्शन दी गई होंगी कि स्टार्स के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन सी रिएक्शन हो। अगर आपको कुछ याद ना रहे तो ये भी लिख सकते हो। बाकी फिर भी अगर आपने एग्जैक्ट देखनी है कि स्टार्स के अंदर क्या है, तो इनमें से एक नहीं होगी और कार्बन की कोई एक आधी और होगी। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन साइकिल, कार्बन साइकिल, दो तीन होंगी, उनमें से जो आप याद कर सको कर लेना। होंगी सारी फ्यूजन रिएक्शंस। अब इतना हाई टेम्परेचर ऑब्टेन किया जा सकता है लेजर्स की हेल्प से, पर इतनी तेजी से मूव करते हुए हाइड्रोजन को हम किसी बोतल में नहीं डाल सकते। उसके लिए हमारे को मैग्नेटिक फील्ड की बोतल बनानी पड़ेगी। कहने को सिर्फ मैं अपने दो होंठ और एक जीभ हिलाकर ये बातें कर रहा हूं, बड़ी आसान है और तुम्हें भी सिर्फ दो कानों से सुनना बड़ा मजा आ रहा है, बट ये प्रोसेस इतना मुश्किल है कि अभी तक ह्यूमैनिटी इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है। रिसेंटली पिछले 4-5 साल में कुछ ब्रेक थ्रू मिले हैं, जिनमें से एक ब्रेक थ्रू आज ही मिला है, मतलब कि आज की न्यूज थी कि यूएसए के अंदर कुछ माइक्रो सेकंड्स तक इस रिएक्शन को सस्टेन कर पाए। मतलब यहाँ दिक्कत ये है कि ये मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाने में हमें ढेर सारी एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो फायदा तो तब है ना जितनी हम डालें उससे ज्यादा एनर्जी बाहर निकले। अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा था। आज की न्यूज है, वेरी स्ट्रेंज, कल की नहीं है, मतलब कल मैंने नहीं पढ़ी, 10 दिन पहले नहीं पढ़ी, मैं नहीं कह रहा कि पिछले महीने की न्यूज, आज की न्यूज है कि यूएसए में इसको कुछ माइक्रो सेकंड तक सस्टेन किया गया और इनपुट की गई एनर्जी से आउटपुट की गई एनर्जी ज्यादा निकली। चाइना ने जो कहते हैं आर्टिफिशियल सन बनाया है, वो भी इन्हीं यही सारी बातों पर बेस्ड है। बट चाइना के बारे में कुछ नहीं पता कि वो जो भी बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, कम बता रहे हैं, ज्यादा बता रहे हैं। सर। तो हाँ जी, वो जब बोलो स्टार्स में जो बोलो। रिएक्शन हो उसके लिए तो उसका टेम्परेचर कहाँ से आया, मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस? मैंने कहा था एक दिन मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं 5 मिनट लगा के इस टॉपिक के बाद समझा दे। स्टार्स में वो टेम्परेचर आया कहाँ से, डेथ की बात उनकी बाद में किसी दिन कर लेंगे। सबसे पहले फिशन के अंदर आपने क्या पढ़ा, हैवी से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीडियम वेट में। फ्यूजन में वेरी स्मॉल न्यूक्लियाई स्लाइटली बिगर में कन्वर्ट होते हैं। फिजन चेन रिएक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है। हो सकता है। फ्यूजन चेन रिएक्शन नहीं हो सकता। चेन रिएक्शन का प्री रिक्विजिट क्या था, द पार्टिकल विच स्लो। इनिशिएट्स, ना ना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जनरल, न्यूट्रॉन का नाम ना लेकर, द पार्टिकल विच इनिशिएट्स द रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिएक्शन इन प्रोडक्ट्स in larger amount so that rate of reaction goes on increasing is known as chain reaction। इसमें तो कोई पार्टिकल प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। एक चीज मैं लिखता हूँ साथ में, प्लस क्यू लिखा था ना, प्लस में कोई गामा रेज वगैरह इसमें नहीं निकलती, कोई हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलती फ्यूजन के अंदर। फिजन के लिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई स्लो मूविंग न्यूट्रॉन नहीं रिक्वायर्ड होता। फ्यूजन के लिए स्टार्टिंग के लिए मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इसको स्टार्ट करने के लिए ऐसा कोई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, इसमें हार्मफुल रेडिएशंस नहीं निकलती। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं बेरियम, क्रिप्टॉन और उनके साथ में गामा रेडिएशंस वगैरह, ये सारी चीजें आप फेंक नहीं सकते, किसी नदी के अंदर फेंक दें या ओशन के अंदर फेंक दें। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देयर इज ए प्रॉब्लम टू डिस्पोज द प्रोडक्ट्स। इसमें कौन बना था भाई तीनों रिएक्शंस में, जरा बताना। हीलियम। हीलियम को आप एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिजन को हम कंट्रोल कर चुके हैं, नॉट येट इफेक्टिवली।
कमर्शियल स्केल पर हम यूज कर सकें ऐसा कंट्रोल अभी तक फ्यूजन का नहीं हो पाया है। फ्यूजन से एनॉर्मस एनर्जी निकलती है, इससे इवन ग्रेटर निकलती है। अगर आप 1 kg यूरेनियम का फ्यूजन करें और 1 kg हाइड्रोजन का फ्यूजन करें तो इसकी टोटल एनर्जी इससे 6 to 10 टाइम्स ज्यादा होगी। फ्यूजन के ऊपर बेस कर हम क्या क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम बॉम्ब। इस पर बेस्ड कर हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाएंगे इन फ्यूचर, और एटम बम की जगह इसमें क्या बनेगा? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम, जो कि ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। और कोई हाइड्रोजन अगर बॉक्स तो आपको बन नहीं चुका। हाँ बन चुका है वो देखते हैं हम कैसे बन चुका है। बाकी अगर कोई और बात आपको याद आ जाए, बहुत सारी बातें आप कंपैरिजन में लिख सकते हो अपनी टेबल में, 4-6 लाइनें और छोड़ देना आप लिख सको, ताकि आप 1 मिनट इसको देखो, मैं आगे करवा रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आपको ना मैं अभी 5:15 का कॉल है, ठीक है, हमें देख लीजिए वो सारी मैं आपने आराम से काम चल। कुछ पूछना है यहाँ तक आपको? वो जो तुम्हारा क्वेश्चन था हाइड्रोजन बम, वो मैं अभी बता ही रहा हूँ। ये सर सिलेबस में नहीं। जब स्टार्स मरते हैं तो उसमें से तो गामा रेडिएशन निकलती है। हाँ निकलती हैं तो वो कोई न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन नहीं होता, कुछ अलग होता है। वो किसी और कारण से निकलती हैं, मतलब कि उसमें फिजन की वजह से नहीं निकलती। ओके। जहां तक मुझे ध्यान है वो आपका स्टीफन्स लॉ था 11th क्लास में, उसके बेस पर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, कि जिसमें टेम्परेचर के साथ निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ का लिंक था, लेमडा एंड टी का। जितना यस सर। टेम्परेचर हाई होता जाएगा उतनी वेवलेंथ कम होती जाएगी निकलने वाली रेडिएशन से, और क्योंकि स्टार्स के कोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए वहां से जो रेडिएशन निकलती हैं वो एक्सरेज गामा रेज भी होती हैं। एटम बम में हम किसको यूज करेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को, ठीक है। एक हमें नई टर्म पढ़नी होगी, क्रिटिकल मास। मान लो मेरे पास यूरेनियम का एक छोटा सा पीस है, एयर में इस समय आपके रूम में भी कई फ्री न्यूट्रॉन्स घूम रहे हैं, इधर से आकर एक न्यूट्रॉन इसको स्ट्राइक कर गया। एज ए रिजल्ट इस एक न्यूट्रॉन ने कितने प्रोड्यूस कर दिए? 3 न्यूट्रॉन्स। 3। पर अगर ये छोटा है तो अगले किसी एटम से टकराने से पहले ही ये तीनों बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि एटम का ज्यादातर स्पेस तो एम्प्टी है। जितना रीजन आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियाई तो उसके बिलियंथ से भी छोटे पार्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सारा स्पेस एम्प्टी है, तो वो न्यूट्रॉन तो निकल गए। अगर मैं साइज को बड़ा कर देता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट कोलिजन इंक्रीज हो जाती। इंक्रीज साइज फर्दर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट कोलिजन और इंक्रीज हो जाएगी। जितना बड़ा साइज होता जाएगा उतना न्यूट्रॉन के चांसेस टकराने के अंदर ही अंदर बढ़ जाएंगे। तो एक साइज ऐसा भी तो होता होगा, एक मास इतना भी तो होता होगा कि जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हों वो सारे के सारे अंदर रिएक्शन में लग जाएं। उस मास को क्या कहते हैं? क्रिटिकल मास। कहने का मतलब है जिसपे चेन रिएक्शन सस्टेन हो जाए। मिनिमम मास विच sustains chain reaction naturally is called critical mass.
फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूं, आप ये रफली मान लीजिए, फॉर यूरेनियम क्रिटिकल मास इज अप्रोक्सीमेटली 20 kg। तो मेरा ये मीनिंग है कि अगर मास 20 kg से कम है, यूरेनियम 92-235 का मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ है 10 किलोग्राम का, वो यहाँ पड़ा हुआ है, उसको न्यूट्रॉन्स मार रहे हैं, हल्की हल्की रिएक्शन हो रही है, पर उससे कोई हार्म नहीं होगा, वो रिएक्शन ब्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। बट अगर 20 kg या उससे ज्यादा हुआ तो ब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। हम इसको यूज कैसे करेंगे? ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के कुछ पीसेस लगा दिए। ये मैंने 8 पीसेस लगाए हैं। सपोज करो हर एक पीस जो है वो 4 kg का है। और इनके बीच में हमने कवर लगा रखा है कैडमियम एंड बोरोन का, ताकि कोई न्यूट्रॉन गलती से इन तक ना पहुंच पाए। अगर पहुंच भी गया तो क्या होगा ये बताओ? ब्लास्ट होगा नहीं होगा? यस सर। नहीं होगा, क्योंकि इसका मास 4 kg क्रिटिकल मास से बहुत कम है, सब क्रिटिकल मास है। अगर एटमॉस्फेयर से या किसी न्यूट्रॉन गन से कुछ बम्बार्डमेंट हो भी गई, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, बट वो रिएक्शन मर जाएगी अपने आप ही, क्योंकि ज्यादातर न्यूट्रॉन एस्केप कर जाएंगे, रिएक्शन का रेट धीरे धीरे कम होगा और विद इन माइक्रो सेकेंड्स रिएक्शन डाई कर जाएगी। पर अगर मैं किसी तरीके से इनको हटा दूं और ये स्ट्रक्चर बन जाए, ये सारे मिल गए 4832 मोर देन क्रिटिकल मास, मास ग्रेटर देन क्रिटिकल मास हो गया, अब क्या होगा? एक्सप्लोड हो जाएगा। ये एकदम से न्यूट्रॉन कहीं से भी आएगा, उसके 1 2 3 9 27 की रिएक्शन चलेगी, सेकंड के 1000th पार्ट में ये पूरे का पूरा एक्सप्लोजन हो जाएगा और ये डिस्ट्रक्टिव पावर इससे बन जाएगी। तो ये आउटलाइन में स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी मशीनरी लगेगी, हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट मिलकर इसको बनाएंगे। इसमें इस तरह के मिनट जिस टाइम हमें इसको यूज करना है, बीच में से कैडमियम बोरोन के जो कवर्स हैं वो हट जाएं और ये सारे पीसेस पीछे से प्रेशर लगेगा और ये कंबाइन होकर एक सिंगल पीस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसका मास क्रिटिकल मास से काफी ज्यादा होगा। सेफ्टी के लिए हम साथ में एक न्यूट्रॉन गन भी लगा देंगे, जिससे बम्बार्डमेंट होगी और ये ब्लास्ट कर जाएगा। आउटलाइंस में आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया? सर हम्म सर अगर हमारे पास सर क्रिटिकल मास से कम एक यूरेनियम हो सर, अगर हम उसमें सर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर वो न्यूट्रॉन्स फायर करें तो सर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो जाएगी हिट करने देखो, की सर? उससे तुमने भी ब्लास्ट हो मिलियन सकता किए, है। 1 मिलियन किए, 1 मिलियन के 3 मिलियन बने, बट हमारे लिए 3 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है। यहां वो 3 मिलियन कुछ भी स्टैंड नहीं करता। 3 मिलियन का क्या होगा? सर उनमें से अगला स्टेप एटलीस्ट क्या होगा? 10% हिट कर सकते हैं। हाँ, और 10% हिट करेंगे, 50% हिट करेंगे नहीं। वो हाँ, अगर सब क्रिटिकल मास है, सब क्रिटिकल मास की डेफिनेशन ये है कि अब उनमें से 1 मिलियन से कम हिट करेंगे। ठीक है? यस आपने 10 मिलियन से बम्बार्डमेंट की, 30 मिलियन प्रोड्यूस हुए, 30 मिलियन में से 21 मिलियन एस्केप कर जाएंगे। रेशो सेम रहेगा। अगर आपने 100 से बम्बार्डमेंट की थी, 100 से बन गए 300, इन 300 में से 200 से ज्यादा एस्केप कर जाएंगे, यानी कि अगले स्टेप पर आपके जो बचेंगे वो 98, 99, 65 कुछ भी होंगे, बट वो 100 से कम होंगे। और यही काम मिलियन के साथ में होगा। आपने 100 मिलियन से बम्बार्डमेंट की है, 300 मिलियन बचे बने, उनमें से सारे एस्केप कर गए, क्योंकि विड्थ तो उतनी है ना, और 98 100 मिलियन बच गए, 98 मिलियन बच गए। नंबर इससे कम होता जाएगा और विद इन फ्यू स्टेप्स ये नंबर 0 पे पहुंच जाएगा, रिएक्शन सस्टेन नहीं करेगी। वो 1 का तो आपको एग्जांपल दिया जाता है, 1 की कभी भी बम्बार्डमेंट नहीं थी, बम्बार्डमेंट तो मिलियंस में ही होती है। तो ज्यादा की बम्बार्डमेंट करने से आप रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि उससे आपका मटेरियल हल्का सा गर्म हो जाएगा, बट रिएक्शन बंद हो जाएगी।
नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी सिलेबस में नहीं है, हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब में हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स H11, H12 एंड H13, इन तीनों को एक फिक्स रेशो में, हमारा लेना देना नहीं है फिलहाल उससे कुछ भी, उसमें एक बोतल में भर दिया जाता है। अब इस बोतल में फ्यूजन शुरू हो जाएगा अगर किसी तरीके से इसका टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। कैसे करोगे भाई 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस? पता लग गया कैसे? से छोड़ें तो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से, एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से जल जाएगा। जलाने के लिए आप गैस स्टोव का भी यूज कर सकते हो। जलाने से चीजों का टेम्परेचर फ्यू थाउजेंड्स में पहुंचता है, फ्यू हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में मैक्सिमम। मुझे मिलियंस की बात कर रहा हूं। ये क्या है? एन एटम बॉम्ब। इसको बॉटल को एक एटम बॉम्ब के साथ अटैच किया जाएगा और आप यूज किसको करोगे? मेरे को लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको अब तक। सर एटम बॉम्ब के थ्रू हाइड्रोजन बॉम्ब, हाँ जी, एटम बम को एक्सप्लोड करवाया जाएगा तो उस रीजन में फ्यू मीटर्स के अंदर टेम्परेचर जो है मैनी मिलियन डिग्री सेल्सियस, हमें 10 मिलियन चाहिए, वहां टेम्परेचर 30 मिलियन डिग्री या उससे भी ज्यादा हो जाएगा और एक्सट्रीम प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा, जिससे इजीली ये फ्यूजन रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और ये उससे मैनी टाइम्स ज्यादा हीट को जनरेट करेगी इस तरीके से। पर हम इसका कमर्शियल यूज तो नहीं कर सकते ना। कमर्शियल यूज के लिए हमें इस बॉटल को ऊपर क्या करना है? लेजर। लेजर से जब ये भागेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की बॉटल बनानी है। वो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस है जिन पे अभी वर्क चल रहा है। फ्यूचर में मजाक में तो अभी ऐसा भी कहा जाता है, बट होपफुली शायद ये सच भी होगा कि आप अपनी एक कार परचेज करोगे, कार के साइड पे एक वाटर बॉटल लगी हुई होगी, छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना होगा जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर पानी भरा हुआ होगा और एक कंपनी गारंटी देगी 40 ईयर्स, दूसरी कहेगी नहीं आवर कार रन्स फॉर 50 ईयर्स। आपको कोई फ्यूल नहीं डालना इस कार के अंदर। इसी की न्यूक्लियर रिएक्शन से, फ्यूजन रिएक्शन से कार को धीरे धीरे सस्टेन्ड एनर्जी मिलती रहेगी और ये कई साल तक चल सकेगी। ठीक है, बाकी ये हमारे को ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें केवल जो 4-5 रिएक्शन है उन्हीं को देखना है। न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट को हमें पढ़ना था। हैजर्ड्स ऑफ, हाँ जी एक मिनट, हैजर्ड्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन पढ़ लिए थे? मतलब तुमने खुद पढ़ने थे? तो उस दिन बोल तो रहे थे जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती हैं, ल्यूकीमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, वो सारी आपको खुद पढ़नी है। स्टार्स फॉर्मेशन ये भी सिलेबस में नहीं है। स्टार बनता है एक बहुत बड़े क्लाउड से। अब यहाँ जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है क्लाउड। हम इसका कंपैरिजन करेंगे अपने अर्थ वाले क्लाउड से। जो अर्थ पर तुम्हें अपने घर के बाहर क्लाउड दिखता है, हमारी अर्थ उससे कितनी बड़ी है? थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स या बिलियंस ऑफ टाइम्स? बिलियंस ऑफ टाइम्स। बिलियंस ऑफ टाइम्स। हमारा सन हमारी अर्थ से मिलियंस ऑफ टाइम्स बड़ा है और मैं जिस क्लाउड की बात कर रहा हूं वो क्लाउड हमारे सन से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स या मिलियंस ऑफ टाइम्स बड़ा है। ये क्लाउड मेनली किसका है? हाइड्रोजन, हीलियम, सम अमाउंट ऑफ कार्बन एंड डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, जो स्पेस में जो भी है उन चीजों से बना हुआ क्लाउड है। इस क्लाउड का साइज, मास ओवरऑल हमारे सन से ज्यादा है, तो इसके अंदर ग्रेविटी होगी नहीं होगी? यस सर। ग्रेविटी इसके सारे पार्टिकल्स को किधर को अट्रैक्ट करेगी? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। ध्यान रखना, क्लाउड से कंफ्यूज नहीं होना। मैं जिस क्लाउड की बात कर रहा हूं वो हमारे द्वारा देखे गए क्लाउड से जिलियंस ऑफ टाइम्स बड़ा है। इस क्लाउड की ग्रेविटी सारे क्लाउड को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। थोड़े टाइम के बाद ये क्लाउड इतना रह गया, फिर ये क्लाउड इतना रह गया, फिर ये क्लाउड इतना रह गया। अभी भी हमारे सन से 1000 टाइम्स बड़े क्लाउड की बात हो रही है। ये क्लाउड इतना रह गया, ये क्लाउड इतना रह गया, हमारे सन से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बड़ा रह गया। भाई जब इतने बड़े क्लाउड की श्रिंकिंग हो रही है, पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोज, उनके कोलिजन कम होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे। कोलिजन से उनकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट में। हीट में। हीट इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी।
बट ग्रेविटी का इफेक्ट उससे बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा है। ग्रेविटी कहेगी नहीं एक्सपेंड होना, और कॉन्ट्रैक्ट हो वो, और कॉन्ट्रैक्ट हो। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, पर कॉन्ट्रैक्शन अभी भी चल रही है क्योंकि डोमिनेंट फोर्स किसकी है? ग्रेविटी की। ग्रेविटी की डोमिनेंट है, राइट। अल्टीमेटली जब इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि सेंटर पर टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो सेंटर पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। यस सर। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूजन क्या कोशिश करेगा कि ये एक्सपेंड करे या फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करे? कॉन्ट्रैक्ट करे। फ्यूजन फ्यूजन नहीं, ब्लास्ट एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड। हीट कोशिश करेगी कि पूरी तरह से फैल के फट के इतना बड़ा हो जाए। ग्रेविटी कह रही है नहीं ये इतना हो जाए। होगा क्या? दोनों फोर्स कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। दोनों फोर्स कैंसिल कर देंगी, बैलेंस की स्टेज पहुंच जाएगी। अब एक ऐसी स्टेज आ गई कि जितना आउटवर्ड प्रेशर फ्यूजन क्रिएट कर रहा है उतना ही इनवर्ड प्रेशर ग्रेविटी का है। ये बैलेंस की स्टेज कई बिलियन ईयर्स तक बनी रहेगी और हमारा स्टार चमकता रहेगा। सेंटर पे टेम्परेचर मैनी मिलियंस होगा और सरफेस पर टेम्परेचर 4000, 5000, 6000, 10,000 डिग्री सेल्सियस होगा। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, स्टार का कलर भी अलग अलग होगा। वो वहां पढ़ा था हमने स्टीफन लॉ में कि जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होती चली जाएगी। और शुरू के जो स्टार्स होंगे उनका कलर रेडिश होगा, उसके बाद ऑरेंज होगा, येलो होगा, ब्लू भी हो जाएगा, अल्टीमेटली व्हाइट हो जाएगा जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। कुछ पूछना है आपको इसमें? हाँ जी, कुछ पूछना है? ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब बिलियंस ऑफ ईयर्स तक फ्यूजन होती रहेगी, सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्यूजन रुक जाएगी, फिर से तुम बताओ क्या होगा? ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी। ग्रेविटी फिर से कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। अब क्या होगा? इम्बैलेंस से क्या होगा? तो फिर इसके अंदर एक एक्सप्लोजन होगा, नोवा बनेगा, सुपरनोवा बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा और ब्लैक होल बनेगा। वो किसी दिन और 5 मिनट लगाकर पढ़ लेंगे जब तो काफी सारा चैप्टर हो जाएगा, तो मतलब फिजिक्स खत्म हो जाएगी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी कोई डेफिनेशन केमिस्ट्री में कभी पढ़ी हो? जल्दी से बताओ भाई, क्या हो गया? किधर लग चले गए? कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता रहता है और अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं। द प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। जिन मटेरियल्स में ये क्वालिटी होती है उनको रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, यही पढ़ा है ना आपने? यस। रदरफोर्ड ने, जहां तक मेरे को ध्यान है, केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। ये कौन सा कंटेनर लिया, किस चीज का बना हुआ? उस दिन भी बताया गया था, लेड का। लेड का बना हुआ कंटेनर लिया, इसके अंदर उसने रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा और सामने एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दी। उसने नोट किया कि इसके ऊपर ओपनिंग बहुत छोटी सी थी कि सामने यहाँ पर एक डॉट बना, मींस कोई रेडिएशन तो पहुंच रही है। फिर उसने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, 2 प्लेट्स रखी और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। से इस तरफ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। अब उसने नोटिस किया कि ये 1 डॉट 3 डॉट्स में कन्वर्ट हो गया। एक डॉट मैंने बिल्कुल पास बनाया है, एक दूर बनाया है। जो न्यूट्रॉन्स थे वो बिल्कुल जो गामा रेस थी वो बिल्कुल सीधी गई क्योंकि उन पर कोई चार्ज नहीं होता। नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने बीटा रेस बनाई और अल्फा पार्टिकल्स नेगेटिव वाली साइड पर चले गए। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील की, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील्ड की। तो हमें पता लगा कि जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो अल्फा बीटा गामा 3 रेज से मिलकर बनती हैं। अल्फा रेज प्योर रेज हैं, बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, गामा रेज अल्फा रेज, कुछ मैं कंफ्यूज उल्टा सीधा बोल गया, दोबारा से रिपीट करता हूं। गामा रेज
प्योर रेडिएशंस हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं है। बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल्स जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है उनसे बनी हुई है। क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका जो बेंडिंग है वो कम हुई है, मास कम है, इनर्शिया कम है, इसलिए इसकी बेंडिंग ज्यादा हुई है। इसमें कोई मास नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है, इसलिए किसी तरह की बेंडिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई फोर्स फील नहीं हुई, ये पार्टिकल्स, ये रेस सीधी चली गई। ये आपने पहले सब देख रखा होगा मुझे लगता है, ठीक है। Yes, sir. The process of spontaneous disintegration of certain materials with emission of radioactive radiations, with emissions of alpha, beta, gamma radiations is known as radioactivity. The material which possess this property are known as radioactive materials. अब एक क्वेश्चन यहां पर है, बीटा के बारे में मैंने बोला था, बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और कहीं पर आपने कैथोड रेस के बारे में पढ़ा है, वो Yes, भी sir. फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। और एक इलेक्ट्रॉन अगर सीधा चल रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को, एक मान लो इस रूम में एक इलेक्ट्रॉन सीधा चलता हुआ जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहूंगा या बीटा पार्टिकल कहूंगा। तो डिफरेंस Beta कहां से particle. आया? इफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर ओरिजिन, then it is known as beta particle, and if electron comes from outside of the atom, एटम के आसपास जो केमिस्ट्री में आप धड़ाधड़ पढ़ते हो, outside atom, then it is known as simply electron. हमारे को इन तीनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसकी यूनिट्स जो हैं 1, 2, 3, क्यूरी, बेकरेल एंड रदरफोर्ड, उसको लर्न कर लेना कि कितने डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड हो तो 1 क्यूरी होता है, 1 बेकरेल होता है या 1 रदरफोर्ड होता है। ऐसा यूनिट क्या, ये आपका होमवर्क है, आप देख कर आना, क्योंकि मैंने इसमें समझाना नहीं, रटना है। These much disintegrations taking place per second is known as 1 Curie. Laws of radioactivity. Number 1, it is a spontaneous process. No prediction. Means अगर आपके पास एक मटेरियल पड़ा है जो रेडियो एक्टिव है, जिसका डिसइंटीग्रेशन हो सकता है आपके सामने पड़ा हुआ न्यूक्लियस विद इन 1 सेकेंड डिसइंटीग्रेट जाए, हो सकता है यूनिवर्स के एंड तक डिसइंटीग्रेट ना हो। ये एक अपने आप होने वाला प्रोसेस है और हम इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हम इसके बारे में स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इतने बिलियन पार्टिकल्स हैं तो अगले 1 घंटे में इतने मिलियन इसमें से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, बट एक पार्टिकल के बारे में हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। नंबर 2, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, जहां तक मुझे याद है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन का रेट जनरली इंक्रीज हो जाता है। इन रिएक्शंस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, जब भी रेडियो एक्टिविटी वाला फिनोमिना होगा 1 अल्फा पार्टिकल और 1 बीटा पार्टिकल निकलेगा। नेवर इट हैपन्स अल्फा अल्फा और अल्फा बीटा और बीटा बीटा कि 2 अल्फा 2 बीटा, 1 अल्फा 1 बीटा साइमल्टेनियसली निकले, ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, आफ्टर ईच अल्फा और बीटा डीके 1 गामा रे इज श्योरली एमिटेड। ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या रूल्स है हमारे। एक तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, व्हेन अ न्यूक्लियस will undergo disintegration, cannot be predicted, it may disintegrate within few seconds, it may not disintegrate for millions of years.
Number 2, as it is spontaneous process, it is not affected by physical processes like change of temperature and pressure. Number 3, whenever nuclear disintegration takes place, either one alpha particle or one beta particle is emitted. Never two particles are emitted together, nor alpha alpha, nor beta beta, nor alpha beta. Fourth, after each alpha or beta emission, one gamma ray is surely emitted. Number 5, जो हमारा काम आएगा मैथ्स में आगे, rate of disintegration depends directly on number of particles present. जितने ज्यादा पार्टिकल आपके पास प्रेजेंट होंगे उतना ही डिसइंटीग्रेशन का रेट भी ज्यादा होगा. इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है? ना तो बोल दो, हाँ तो बोल दो, कुछ क्वेश्चन पूछ लो, मुझे पता लगे कि तुम्हारे तक आवाज जा रही है. सर एग्जाम्पल मैं लेता हूं. ऐसे मान लो आपको बताया गया कि एक फैक्ट्री के अंदर 3% बल्ब्स डिफेक्टिव हैं. अगर आपने 1000 बल्ब्स को ऑब्जर्व किया तो कितने डिफेक्टिव निकलेंगे? जल्दी बताओ. 300. 33% लिखा मैंने. हम्म. और अगर मैंने 10,000 बल्ब्स को इंस्पेक्ट किया तो कितने खराब निकलेंगे? 300. और अगर मैंने 5,000 को किया तो 150. ये कैसे बता दिया तुमने मेरे को? परसेंट निकाल के. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ बल्ब्स एंड द कांस्टेंट लिंकिंग देम इज 3%. ठीक है ना ये बात? तो 20 Similarly- ज्यादा फास्ट डिसइंटीग्रेट होगा. हाँ, सिमिलरली 5 यहां पर क्या होगा कि पार्टिकल्स के डिसइंटीग्रेट, देखो जब आप केमिस्ट्री में पहली क्लास में या पहले हफ्ते में पढ़ते हो 11th में, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है कि स्टोइशियोमेट्री. इलेक्ट्रॉन यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता. यहां इलेक्ट्रॉन के होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है. पढ़ा या नहीं पढ़ा ये क्वांटम थ्योरी आपने केमिस्ट्री में वेरी फर्स्ट Yes, क्लास sir. में? बस बिल्कुल ही. जब भी आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई भी बात करते हो तो हर चीज की एक प्रोबेबिलिटी होती है. जहां पर आप न्यूट्रॉन को कहते हो वहां भी न्यूट्रॉन नहीं होता. न्यूट्रॉन जो आप डिफाइन कर रहे हो वहां उसकी एक प्रोबेबिलिटी है कि वो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है. सिमिलरली डिसइंटीग्रेशन होने की भी एक प्रोबेबिलिटी है. तो अगर किसी चीज को प्रोबेबिलिटी से डिफाइन करते हैं तो फिर वो चीज कितनी एग्जिस्ट करेगी, वो चीज कितनी एग्जिस्ट करेगी, वो चीज कितनी होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? कि पार्टिकल्स कितने हैं, एक्सपेरिमेंट कितनी चीजों पर हो रहा है. इसी तरीके से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पास पार्टिकल्स कितने हैं. ठीक है? Yes, sir. ज्यादा नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस कर लो. कितनी डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड हो रही हैं ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम. अब आगे का जो काम है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पूरे का पूरा एक ग्रुप है ये पूरा, सब आपको इकट्ठा समझना पड़ेगा. कुछ अभी तक पूछना है तो बताओ. सर हम्म. सर ये पूछना था सर कि वेपन्स ग्रेड यूरेनियम और सर कमर्शियल यूरेनियम में क्या डिफरेंस होता है वैसे? बताया तो, अच्छी तरह से बताया. जो कमर्शियल यूरेनियम है जो उसमें यूज हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, उसमें एनरिचमेंट 2.5% के आसपास होगी. और जो वेपन ग्रेड है उसमें 5% या उससे ज्यादा होगी. जितनी एनरिचमेंट ज्यादा होगी वो उतना डिस्ट्रक्टिव होता चला जाएगा. तो सर ठीक ये है? एनरिचमेंट हम मैनुअली करते हैं, नेचुरली प्रीडिफाइंड होता नहीं है? नहीं, नेचुरली तो नहीं होती है, मैनुअली करते हैं. मैनुअली मींस आप मशीन से करते हो, लिखा तो है वहां पर बाय सीरीज ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल रिएक्शंस. पहले आप जो अर्थ में से यूरेनियम निकालोगे, पहले तो उसके लिए पूरी मेटलर्जी होगी जो 10th क्लास में आपने पढ़ी थी. वो यूरेनियम निकलेगा तो उस यूरेनियम में दोनों आइसोटोप्स होंगे. अब आप उसको किसी एसिड में डिसॉल्व करोगे ताकि उस यूरेनियम का एक लिक्विड बन जाए. फिर उस लिक्विड को आप सेंट्रीफ्यूज में डालोगे, उसकी चर्निंग होगी, तो उस लिक्विड के दो पार्ट हो जाएंगे. हैवी वाला एक तरफ चला जाएगा, लाइट वाला एक तरफ चला जाएगा. फिर उस हैवी वाले पोर्शन को निकाल कर आप उसके अंदर
बेस डालोगे ताकि उसका सॉल्ट बन जाए, फिर और केमिकल रिएक्शन करोगे ताकि ये वाला यूरेनियम अलग से ऑब्टेन कर ले और ये वाला यूरेनियम अलग से। तो ये हमारे स्कोप में नहीं है, बट मोटी मोटी बात क्या है, केमिकल रिएक्शंस होंगी, क्योंकि आप सीधा यूरेनियम के पाउडर को ऐसे नहीं घुमा दोगे, क्योंकि वो पाउडर एटम से नहीं मिलकर बना हुआ। एक एक पार्टिकल जो पाउडर का है वो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ एटम से है। हमें एटॉमिक स्केल पे जाना है, तो वो केवल तभी पॉसिबल है जब हम उसको लिक्विड की स्टेज में ले जाएं या गैस की स्टेज में ले जाएं। तो यूरेनियम को पहले केमिकल रिएक्शन कर कर लिक्विड या गैस में कन्वर्ट किया जाएगा उसके कंपाउंड में, फिर उसकी चर्निंग होगी, फिर दो चीजें अलग हो जाएंगी, फिर जो हमारे को यूरेनियम 92-235 वाला लिक्विड या गैस मिलेगा कंपाउंड का, उसमें से हम उसको दोबारा से अलग से ऑब्टेन करेंगे। और ये इतना बड़ा प्रोसेस है कि वर्ल्ड में आज की डेट में भी 6-7 कंट्रीज के साइंटिस्ट इसको कर पाते हैं। पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं था। पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था अब्दुल कादिर। उन्होंने यूएसए पता नहीं या फ्रांस या कनाडा कहीं पर जॉब करी लैब के अंदर कई साल तक, वहां से सेंट्रीफ्यूज को चुराया और सेंट्रीफ्यूज की पूरी टेक्नोलॉजी को चुराया, और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर उन्होंने वहां पे सेंट्रीफ्यूज क्रिएट किया और पाकिस्तान का प्रोग्राम आगे बढ़ा, फिर उन्होंने आगे ट्रेनिंग दी। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस है कि इसको समझने में ईयर्स लग जाते हैं पीएचडी लेवल के साइंटिस्ट को। हम तो मजाक कर रहे हैं, मोटी मोटी बातें पढ़ रहे हैं इसके बारे में। अब अगली क्लास में इसके बारे में तो आपने कुछ नहीं पढ़कर आना, जो मैंने तुम्हें करवाया तुमने वही करना है। अब हमें करना क्या है, कुछ और। अगला हमारा चैप्टर कौन सा होगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका पूरी डिटेल में आप क्या क्या पढ़ सकते हो भाई, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सारा आप पढ़कर आना। और इसके अलावा ये वाला जो पूरा ग्रुप है और इसके साथ वाला जो ग्रुप और इसके साथ वाला ग्रुप है, ये और ये, इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी कितनी है इसकी, 14 नंबर होता है सिलिकॉन का। सर 284 4, ये 3 वाले और ये 5 वाले, ये पूरा ग्रुप यानी कि 15 एलिमेंट्स का अगर तुम्हें कम से कम नाम ही याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, हमारे ये चीज फिर आगे काम आएगी। ठीक है, आसान लगेगा चैप्टर अगर तुम्हें ये चीज याद हुई तो। चलो मिलते हैं परसों, कल हो सका तो कल भी मिलेंगे, नहीं तो परसों तो मिलेंगे ही।